देही इलाके में रामदास अपनी बीवी के साथ रहता था। रामदास मछलियाँ खरीद फरोख्त का काम करता था। आज नाश्ते में क्या बना है? मछली पनीर की सब्जी, अरहर की दाल और अंडे का ऑमलेट बनाया है। सभी चीजें बहुत लज्जतदार बनी हैं। ठीक है मेरी हुस्ने जाना, ले आओ। नाश्ता करने के बाद रामदास मछलियाँ पकड़ने के लिए नहर पर जाता। दिन भर चिलचिलाती धूप में मछलियाँ पकड़कर घर लौटता। आ गए। सरदार का सिपाही आया था। पूरे इलाके में अलल ऐलान करके गया है। देहात में वबा फैल रही है और देहात के हर शख्स को नकाब देकर गया है। ये रहा आपका नकाब। नकाब लगाने से क्या वबा नहीं फैलेगी? हाँ, वो कह रहा था कि ये नकाब हुकूमत ने दिए हैं। इस नकाब से हम 100% सलामत रहेंगे और एक बार किसी का नकाब गायब हो गया ना तो दोबारा नहीं मिलेगा। और बिना नकाब के घर के बाहर निकलने की इजाजत किसी फर्द को नहीं है। ठीक है, अब इत्तला देना बंद करो, दस्तरखान लगाओ। क्या बनाया है? आलू, गोभी, मटर, टिंडे, भिंडी और मछली और इन सबको मिलाकर शानदार मौलिस सब्जी बनाई है। ठीक है, जो भी पकाया है ले आओ। दूसरे दिन हर फर्द देहात में नकाब पहनकर घूम रहा था। रामदास भी नकाब पहनकर मछलियाँ पकड़ने निकलता है। रामदास जब शाम को जाल से मछलियाँ निकालकर बाल्टी में डाल रहा होता है तो वो देखता है कि एक मछली के दहाने में सोने की अंगूठी है। रामदास अंगूठी देखकर हैरान हो जाता है। वो अंगूठी लेकर अपने घर पहुँचता है। देखो, मुझे आज मछली के दहाने में क्या मिला है, एक सोने की अंगूठी। खुदा ने तुम्हारी ईमानदारी देखकर और शदीद मेहनत से खुश होकर अता किया है। रामदास उस अंगूठी को बेचकर एक आलीशान घर बनाता है और एक कार भी खरीद लेता है। अब रामदास कार से मछलियाँ पकड़ने जाता और मछलियों को कार में ही रखकर घर ले आता। इस तरह रामदास और रामदास की बीवी एक खुशनुमा जिंदगी बसर करने लगे। रामदास के पड़ोस में एक राघव नाम का दूधिया रहता था। राघव रामदास से बहुत हसद रखता। रामदास ने तो मछलियों की तजारत करके महल तामीर कर लिया और मैं अभी तक झोपड़ी में मुब्तिला हूँ। ये मेरी गाय तो बिल्कुल दूध ही नहीं देती, इसी की वजह से मैं गुर्बत में हूँ। लेकिन रामदास को मुफलिस बनाने का एक जरिया है। इलाके में वबा फैली हुई है, अगर मैं उसका नकाब चुरा लूं तो रामदास घर के बाहर ही नहीं जा पाएगा। जब रामदास और उसकी बीवी सो जाते हैं तो राघव उनके घर चोरी करने आता है और रामदास और उसकी बीवी का नकाब चुराकर अपनी गाय को खिला देता है। दूसरे दिन जब रामदास काम पर निकलने वाला होता है तो वो पूरे घर में चेहरे के नकाब की तफ्तीश करता है, लेकिन वो उसे नहीं मिलता। दोनों नकाब गायब हैं। अब मैं बाहर मछली पकड़ने कैसे जाऊं? और ये वबा साल भर खत्म होने वाली नहीं है। रामदास अपने वालिद की तस्वीर के सामने अश्क बहाने लगता है। उसी वक्त रामदास के वालिद की रूह अचानक जाहिर होती है। रो नहीं मेरे फर्जंद और बहू, मैं तुम्हें तिलिस्मी नकाब देता हूँ, वो बहुत सारे काम कर सकता है। रामदास के वालिद की रूह रामदास और उसकी बीवी को एक तिलिस्मी नकाब देकर गायब हो जाती है। रामदास की बीवी जैसे ही तिलिस्मी नकाब पहनती है, उसकी गंध महसूस करने की ताकत एकदम से बढ़ जाती है। तुम्हारे लिबास में से खवातीन के इत्र की खुशबू क्यों आ रही है? अरे बाजार में मछलियाँ फरोख्त करने जाता हूँ तो बहुत सारी खवातीन भी मछलियाँ खरीदने आती हैं। जरा दूर से मछलियाँ फरोख्त किया करो उन्हें। दूसरे दिन जब तिलिस्मी नकाब पहन के रामदास नहर के साहिल पे जाता है तो वो अपने गंध महसूस करने की ताकत से पहचान लेता है कि नहर में मछलियाँ किस तरफ है। तिलिस्मी नकाब की वजह से रामदास को पहले से 2 गुना मछली पकड़ने का इजाफा होता है। अब हम अपना फार्म खोलेंगे और मछलियाँ बरामद करने की इब्तिदा कर देंगे। तिलिस्मी नकाब की वजह से रामदास के कारोबार में इजाफा हो गया। एक रोज रामदास और उसकी बीवी तिलिस्मी नकाब का जिक्र कर रहे थे। आज हमारी कामयाबी वालिद जी के दिए हुए तिलिस्मी नकाब की वजह से है। राघव खिड़की से रामदास की सारी गुफ्तगू सुन रहा था। जब रामदास और उसकी बीवी तिलिस्मी नकाब उतारकर सो जाते हैं तो राघव उनके घर में चोरी से आ जाता है और तिलिस्मी नकाब चुराने की कोशिश करता है। राघव जैसे ही तिलिस्मी नकाब छूता है उसे शदीद किस्म का झटका लगता है। वो गश खा के गिर जाता है।
अगले दिन जब रामदास और उसकी बीवी सोकर उठते हैं तो राघव को वो अपने घर में लेटा हुआ पाते हैं। रामदास और उसकी बीवी समझ जाते हैं कि राघव ही वो चोर है और उसने ही कदीमी नकाब चुराए थे और अब वो तिलिस्मी नकाब चुराने आया था। रामदास राघव को कानून के सुपुर्द कर देता है। 18 साल की रूबी अपने वालिदैन की बहुत माशूबा थी। रूबी दिखने में बेहद हसीन जमीन थी, लेकिन रवैये में बेइंतहा नजाकत थी। रूबी अक्सर अपने बाबा का हुलिया बदलकर देहात के घरों में भीख मांगने जाती। बेटा, आज चांद शगफ होगा, बाबा को दावते सुखन दो। इस अंदाज से वो देहात के घरों में खीर पूड़ी नौश फरमाती और बेइंतहा कह लगाती और अपनी माँ से अर्ज करती, अम्मी जान, आज मैंने दीनदयाल चचा के यहाँ फकीर बनकर खीर पूड़ी खाई। रूबी रात में इब्लिस का चेहरा पहनकर देहात के लोगों को नाखेज करती और जब कोई खौफ खाता तो कह लगाती। अक्सर लोग रूबी के घर गिले शिकवे लेकर आते। अरे रूबी की अम्मी, आज फिर रूबी ने नागवार हरकतें की हैं। अब वो कह रहा है कि मैं बाहर दाखिल नहीं होऊंगा। समझाती क्यों नहीं हो? इतनी बड़ी रूहें रवा हो रही है, फिर भी चुगल मस्ती से बाज नहीं आती। सब्र चाहती हूँ आपा जान, आज आने दीजिए घर पर, अच्छे से सबक देती हूँ। कभी कभी रूबी के बाबा रूबी से मजाक में कहते, तेरा निकाह एक चेचकदार लड़के से करवा दूंगा। अगर आपने मेरा निकाह शहजादे से नहीं कराया तो मैं ससुराल में शौहर की खूब पिटाई किया करूंगी। इस तरह रूबी का जुगल मस्ती नजरिया था, लेकिन वक्त किसका मुंतजिर होता है, वो तो नाकाबिले बर्दाश्त था। एक रोज रूबी गर्म दूध फ्रिज में रखने जा रही होती है और उसका पैर फिसल जाता है और गर्म दूध उसके हसीन चेहरे पर छलक जाता है। रूबी का हसीन चेहरा कई जगह से झुलस जाता है। कई दिनों की तीमारदारी के बाद वो दवाखाने से अपने घर आती है और आईने में अपना चेहरा देखकर अश्क बहाती है। बाबा जान, अब मुझसे कोई निकाह नहीं करेगा, मैं देखने में बदबख्त लग रही हूँ। ऐसा नहीं कहते मेरी बच्ची, हम बेइंतहा दौलत उसे पेशे नजर देंगे, लेकिन तुम्हारा निकाह किसी शहजादे दर अमल से करेंगे। एक दिन जब सब सो जाते हैं तो रूबी को ख्याल आता है, अगर बाबा जान किसी लड़के को बेइंतहा दौलत पर से नजर करते हैं तो शायद कोई मुझसे निकाह कर ले, लेकिन मेरी शक्ल देखकर कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा। इसीलिए रूबी नदी में कूदकर खुदकुशी करने जाती है। जब वो नदी में छलांग लगाने वाली होती है तभी उसे सच्ची रूह दिखाई देती है। क्या हुआ बच्ची, तुम खुदकुशी क्यों करना चाहती हो? आप मेरे जले हुए चेहरे को देख रहे हैं, ऐसे बदबख्त चेहरे की लड़की से कौन मोहब्बत करना चाहेगा? मोहब्बत खूबसूरती पर एतमाद नहीं है, और ऐसी मोहब्बत जो किसी की खूबसूरती पर एतमाद हो, खूबसूरती के फना होने के बाद वो मोहब्बत भी फना हो जाती है। मुझे इल्म और आदाब वाली बातें जहन में नहीं आती। क्या आप मुझे मेरी माजी खूबसूरती में मुंतकिल कर सकते हैं? मैं तुम्हारी माजी खूबसूरती मुंतकिल नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक तिलिस्मी आईना देता हूँ। इस आईने में चेहरा देखकर तुम किसी का भी रूप मुंतखाब कर सकती हो। वो तिलिस्मी आईना लेकर अपने घर तशरीफ लाती है। वो अखबार खोलकर देखती है और तिलिस्मी आईने से कहती है, ए तिलिस्मी आईने, मुझे अखबार में नजर आ रहे हसीन चेहरे में मुंतकिल कर दो। रूबी का चेहरा शहजादी जैसा हसीन जमील हो जाता है। रूबी की खूबसूरती के किस्से दूर दूर से निस्बत आती है। रूबी की खूबसूरती देखकर एक लड़का रूबी से बिना कुछ नजर लिए रूबी से निकाह कर लेता है। चंद दिन तो रूबी की शादीशुदा जिंदगी खुशगवार गुजरती है। रूबी का शौहर हर वक्त उसके हुस्न में मशगूल रहता, लेकिन एक दिन एक हादसा हो जाता है और उसके हसीन चेहरे पर निशान आमादा हो जाते हैं। तब से रूही के शौहर का रवैया नागवार होने लगा। क्या आपके लिए दस्तरखान लगाऊं? मैं खाना तो नोश फरमा लूंगा, फिलहाल तुम मेरी नजरों से दूर रहो। दूसरे दिन वो फिर तिलिस्मी आईने से अपना चेहरा हसीन जमील कर लेती है। रूबी का शौहर रूबी को देखने के बाद अपना रवैया फिर से माजी अहवाल अख्तियार कर लेता है। चलो रूबी,
आज हम दोनों कोई फिल्म देखने चलते हैं। रूबी की शादीशुदा जिंदगी खुशनुमा हो जाती है। चंद दिनों बाद रूबी को साइनस नाम का मर्ज हो जाता है, जिससे उसके हसीन चेहरे पर स्याह दाग हो जाते हैं। रूबी के शौहर का रवैया फिर से तल्ख अंदाज ले लेता है। अरे, मैंने तो हसीन परी से निकाह किया था। तुम्हारे हसीन चेहरे पर तो अजीबो गरीब से दाग दिखने लगे हैं। अब से तुम अलग कमरे में रहा करो। रूबी उस दिन बहुत अश्कबार करती है और उसे सच्ची रूह की वो बात जहन में आती है। और ऐसी मोहब्बत जो किसी की खूबसूरती पर एतमाद हो, खूबसूरती के फना होने के बाद वो मोहब्बत भी फना हो जाती है। रूबी तिलिस्मी आईने से अपना माजी हुस्न वापस दरकार करती है। फिर वो नहर किनारे उन्हीं सच्ची रूह से मुलाकात के लिए जाती है। ऐ सच्ची रूह, आज मैं आपकी बात समझ गई और मैंने तिलिस्मी आईने से अपना माजी हुस्न वापस मांग लिया है। आप ये तिलिस्मी आईना रख लीजिए। अब अगर कोई मेरे असली चेहरे से मोहब्बत करता है तो ठीक है, वरना मैं तन्हा ही रहूंगी। हीरा लाल अपने देही इलाके का सरदार था। उसकी 2 दुख्तर थीं, करिश्मा और रवीना। बड़ी बेदुख्तर हमेशा अलहदा कमरे में बंद रहती। रवीना, तेरी बड़ी बहन क्या चुड़ैल है जो हमेशा अलहदा कमरे में रहती है? रवीना को जब देही की लड़कियां सताती तो वो अपनी वालिदैन से कहती, माँ, बाबा जान, करिश्मा मेरे साथ क्यों नहीं खेलती? आप उसे स्कूल नहीं भेजती? मुझे रोजाना स्कूल जाना पड़ता है। आखिर हमेशा वो अलहदा बंद क्यों रहती है? देही वाले कहते हैं कि करिश्मा चुड़ैल है। करिश्मा चुड़ैल नहीं है बेटी, तुम बाहर जाकर खेलो। करिश्मा की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसीलिए वो अलहदा रहती है। रवीना जब चली जाती है तो हीरा लाल की बीवी हीरा लाल से कहती है, इस तरह कब तक हम करिश्मा को लोगों से मुख्तलिफ रखेंगे? कभी न कभी लोगों को उसकी हकीकत का पता चल ही जाएगा। बेहतर होगा कि मैं उसे पैदा ही नहीं करती। जो हो चुका है उसके लिए गिरियोजारी करने का कोई फायदा नहीं। मीरापुर गांव में तिलिस्मी बाबा रहते हैं, शायद वो कुछ कर पाएं। कल मैं करिश्मा को उनके पास लेकर जाऊंगा। अगले दिन हीरा लाल करिश्मा को लेकर तिलिस्मी बाबा के पास पहुंचता है। क्या परेशानी है बेटा? इस लड़की के हाथ क्यों बांध रखे हैं? परेशानी ये है बाबा, ये मेरी दुख्तर जिस चीज को छूती है वो बर्फ की बन जाती है। इसीलिए हमने इसके हाथ बांधकर कमरे में अलहदा रखना पड़ता है। देही इलाके में अगर किसी को इसने छू लिया तो वो बर्फ का बन जाएगा। बेटा, मैं इसके हाथ तो ठीक नहीं कर सकता, लेकिन मैं तुम्हें एक जोड़ी दस्ताने देता हूँ। अपनी बेटी को इन्हें पहना दो। ये दस्ताने जमेंगे नहीं, इन्हें पहनने के बाद ये घर से निकल सकती है। करिश्मा दस्ताने पाकर बेइंतहा खुश हो जाती है, क्योंकि अब वो किसी भी चीज को अपने हाथों से पकड़ सकती थी। बेटी, तुम बाहर घूम सकती हो, लेकिन अपना राज किसी को मत बताना, वरना लोग तुमसे डरकर भागेंगे। हो सकता है कोई तुम्हारा गलत फायदा उठाने की कोशिश भी करे। करिश्मा अपनी छोटी बहन के साथ खेलने लगी। उसने बाजार जाकर घूमना फिरना भी शुरू कर दिया। कोई दस्ताने के बारे में पूछता तो वो कह देती कि हाथ गंदे ना हो, इसीलिए दस्ताने पहनती हूँ। सरदार की बड़ी बेटी को बचपन से किसी ने नहीं देखा था। जब वो बाहर निकलती तो उसकी खूबसूरती देखकर लोग हक्का बक्का रह जाते। पूरे गांव में भूरी की खूबसूरती के कसीदे पढ़ा करते थे, लेकिन अब करिश्मा के हुस्न के कसीदे पढ़ने लगे। सरदार की बड़ी बेटी देखी, इतनी खूबसूरत लड़की मैंने अपनी जिंदगी में नहीं देखी। अपने हाथों की खूबसूरती को बनाए रखने के लिए दस्ताने पहनती है। भूरी को देही इलाके की बातें सुनकर बहुत चिढ़ होने लगी। हाथों की खूबसूरती के लिए दस्ताने पहनती है? कहीं ऐसा तो नहीं हाथों की बदसूरती छुपाने के लिए दस्ताने पहनती हो? इसके दस्ताने तो मैं उतरवा कर रहूंगी। भूरी का विलादत आने वाला था। वो अपने विलादत की दावत देने के लिए करिश्मा के घर पहुंची। करिश्मा, कल रात मेरी विलादत की महफिल है, तुम तशरीफ लाना। तुम आओगी ना? देखो, मना मत करना प्लीज। ठीक है, मैं आऊंगी। शब में करिश्मा भूरी के घर पहुंची।
भूरी ने पहले से ही केक में कुछ मिला दिया था। करिश्मा ने केक खाया तो वो बेहोश हो गई। जब उसे होश आया तो वो बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके दस्ताने गायब थे। मेरे दस्ताने कहाँ गए? करिश्मा दस्ताने ढूंढने के लिए रूम में रखी हुई अलमारी खोलती है। जैसे ही वो अलमारी छूती है, अलमारी जम जाती है। वो दरवाजे पर हाथ लगाती है तो दरवाजा भी जम जाता है। करिश्मा खिड़की से कूदकर बाहर जाती है। कहीं तुम ये तो नहीं ढूंढ रही? हाँ, मैं इन्हें ही ढूंढ रही हूँ। मेरे दस्ताने वापस कर दो। नहीं करूँगी। मेरे दस्ताने वापस करो वरना मैं बहुत मुसीबत में पड़ जाऊंगी। नहीं दूंगी, तू ऐसे ही घर जा। करिश्मा अपने दस्ताने लेने के लिए हाथ आगे बढ़ाती है। भूरी अपने हाथ पीछे कर लेती है। करिश्मा के हाथ भूरी को छू लेते हैं। भूरी बर्फ बनकर जम जाती है। गांव की एक औरत ये मंजर देख रही थी। करिश्मा, ये तूने क्या किया? औरत चिल्लाने लगी। सुनो सुनो गांव वालों, करिश्मा चुड़ैल है, उसने भूरी को बर्फ बना दिया। करिश्मा को वहाँ से भागना पड़ता है। भागते भागते वो जंगल किनारे नहर के साहिल पर पहुँच जाती है। वहाँ उसे एक लड़का मिलता है। क्या तुम्हें नहर पार करनी है? अगर तुम चाहो तो तुम मेरी नाव में तशरीफ रख सकती हो। ठीक है, मैं तुम्हारी नाव में बैठ जाती हूँ, लेकिन मुझसे दूर रहना, क्योंकि मुझे एक अजीब बीमारी है। तुम क्या करते हो? मेरा नाम बबलू है। मैं शहर से बर्फ लेकर आता हूँ और देही में फरोख्त करता हूँ। तुम्हें क्या बीमारी है? मैं जिस चीज को छूती हूँ वो बर्फ बन जाती है। अच्छा, तो ये बात है। खैर, तुम्हें इस बीमारी को अजियत नहीं समझना चाहिए। लड़का एक बाल्टी पानी भरता है और करिश्मा से उस पानी में उंगली डालने के लिए कहता है। करिश्मा जैसे ही पानी में उंगली डालती है, पानी बर्फ बन जाता है। अगर तुम चाहो तो मुझसे निकाह कर सकती हो। तुम इसी तरह बर्फ जमाना और मैं बर्फ बेचूंगा। इस तरह मेरा खर्चा भी बच जाएगा। लेकिन मेरे दस्ताने मेरे देही में रह गए हैं और मेरे वालिदैन भी मेरी फिक्र कर रहे होंगे। तुम बेफिक्र रहो। तुम एक खत लिख दो, वो मैं तुम्हारे बाबा जान और मम्मी जान तक पहुंचा दूंगा और तुम्हारे दास्ताने देही इलाके से वापस ले आऊंगा। करिश्मा एक खत में लिख देती है कि वो नहर किनारे एक गांव में हिफाजत से है और निकाह करने वाली है। बबलू खत ले जाकर उसके वालिदैन को दे देता है। चलो, अच्छा हुआ, मेरी दुख्तर सही सलामत तो है। बबलू दस्ताने लेकर करिश्मा के पास पहुंचता है। करिश्मा और बबलू निकाह कर लेते हैं और खुशी खुशी अपनी जिंदगी बसर करने लगते हैं।